नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनु तेवतिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में 144 और छत्तीसगढ़ में 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से फिर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्ताल को उतारा है। दतिया सीट से बीजेपी अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ अवधेश नायक को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं राऊ सीट से फिर जीतू पटवारी को टिकट मिला है। चुरहट से बात करें तो अजय सिंह राहुल को टिकट मिला है। तो ये वो नाम है जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। अब अगर हम आज के दिन को लेकर बात करें, मध्य प्रदेश में 144 कांग्रेस के प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ में 30 वो नाम जिन पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। और एक वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि सर्वे चल रहा है और जिताऊ कैंडिडेट को ही मैदान में उतारा जाएगा। अब वो जो नाम सामने आए हैं, यही कहा जा रहा लगातार कि भरोसा जताया गया, उसका शुक्रिया भी कैंडिडेट्स अदा करते नजर आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 96 विधायकों में से 69 को टिकट दिया है। कांग्रेस ने 144 में से 19 महिलाओं पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने 136 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है अब तक, जिसमें से 17 महिलाओं को टिकट दिया था। कांग्रेस का युवाओं पर दांव, 65 युवा उम्मीदवार मैदान में है इस बार कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की लिस्ट में 47 उम्मीदवार जनरल कैटेगरी के हैं, 6 माइनॉरिटी हैं, 39 ओबीसी हैं, 22 एससी, 30 एसटी नेताओं को टिकट दिया गया है। झाबुआ से कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत भूरिया को उम्मीदवार बनाया गया है। तो कांग्रेस की सूची में 43 उम्मीदवार जनरल कैटेगरी के हैं, तो ओबीसी को पूरी तरह से साधने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश की गई है। 96 विधायक में से 69 को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। 144 की सूची जारी की गई है, जिसमें 19 महिलाओं पर भरोसा जताया गया है। तो वहीं देखें, अगर बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है अभी तक 136 उम्मीदवारों की, उसमें 17 महिलाओं को टिकट दिया गया है। और कहा भी जा रहा था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कि महिलाओं को ज्यादा तरजीह दी जाएगी, वो फिलहाल इस लिस्ट में थोड़ा नजर भी आ रहा है। और 96 विधायकों में से 69 को टिकट दिया गया है, जिसमें 19 महिलाओं को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 47 उम्मीदवार ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, 6 माइनॉरिटी हैं, 39 ओबीसी हैं, 22 एससी हैं, 30 एसटी नेताओं को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि झाबुआ से कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत भूरिया को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार चुना है इस बार। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं मनु, देखा जाए तो हर वर्ग को साधने की, बैलेंस करने की कोशिश की गई है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी विधायक आशीष शर्मा, जो खातेगांव से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, वो हमारे साथ हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। रायपुर से हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, राजीव चक्रवर्ती हैं बीजेपी की तरफ से, नितिन भंसाली जी हैं कांग्रेस की तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। अब लगभग आप देखिए कि कांग्रेस की 144 की सूची जारी हो चुकी है, बीजेपी की तरफ से 136 उम्मीदवार मैदान में है। आप दोनों ही दलों की जो सूची आई है, इसका एनालिसिस करके हमें बताइए कि किस आधार पर कैंडिडेट को चुना गया है। देखिए, आज जो कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है 144 कैंडिडेट्स की जी, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पहले देखते हैं तो ये पाते हैं कि कांग्रेस ने गहन एनालिसिस के बाद अनाउंस की है नाम। लेकिन इसमें एक चीज आपको, जिस चीज पर नरेंद्र मोदी अटैक करते हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और नेपोटिज्म, इस लिस्ट में कहीं ना कहीं दिखता है कांग्रेस के में। जैसे गोविंद सिंह ने अपने भांजे, अपनी समधन दोनों को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो दिग्विजय सिंह अपने पुत्र और अपने भाई को टिकट एडजॉइनिंग सीट से दिलाने में कामयाब। हालांकि ये इनमें से ये दोनों ही, जयवर्धन और लक्ष्मण सिंह ऑलरेडी एमएलए थे, यानी सिटिंग एमएलए हैं। एक चीज तो ये देखी, लेकिन उसमें एक चीज बड़ा, जिस तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय कांग्रेस इस समय मध्य प्रदेश में, जिसमें अराउंड 55% ओबीसी पॉपुलेशन है, उसको साधने का बड़ा प्रयास इस लिस्ट में दिखता है।
और ये भी चीज है कि कहीं कुछ चीजें डिससेटिस्फैक्शन में ना बदल जाएं, इसलिए ज्यादातर एमएलएस को उन्होंने रिपीट कर दिया है। लेकिन एक बड़ी चौंकाने वाली चीज इसमें देखने को मिलती है, गोटेगांव से जो पूर्व असेंबली स्पीकर एनपी प्रजापति को टिकट ना मिलना एक बड़ा, क्योंकि वो उस इलाके की बड़ा नाम है। और एक चीज और बताऊं इसमें, ज्यादातर इन्होंने क्या, जो बिग डिप्स हैं, जो बीजेपी के बिग गन्स कहे जा रहे हैं इस समय, उनके अगेंस्ट, शिवराज सिंह चौहान के अगेंस्ट पहली लिस्ट में ही नाम घोषित कर दिया, नरसिंहपुर से नाम घोषित कर दिया प्रहलाद पटेल के खिलाफ और इधर विजय वर्गीय के खिलाफ। लेकिन अभी नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ इस लिस्ट में कोई नाम नहीं आया है। ग्वालियर चंबल संभाग में जहां कांग्रेस को ज्यादा मजबूत कांग्रेस मान रही है, वहां पर उसने बहुत सारे नामों को अनाउंस किया है, लेकिन कुछ सीट अभी भी जो कहीं ना कहीं मजबूत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिख रही हैं, उन पर कांग्रेस अगली स्ट्रेटजी के तहत नाम अनाउंस करेगी। लेकिन ये तय आज ये 144 सीट्स पर, यानी कांग्रेस ने एक प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं हम भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्रेडिशन को तोड़ते हुए इलेक्शन अनाउंस होने के पहले ही 3 लिस्ट लगातार जारी की, हालांकि एक सिंगल नाम भी है, वो चौथी मान सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसमें पिछले चुनाव में 2018 में आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नाम अनाउंस करने में कांग्रेस के सामने पिछड़ गई थी। लेकिन अब जो स्थिति है, कांग्रेस भले ही कह रही थी कि हम अगस्त में या सितंबर में नाम अनाउंस कर देंगे, इवन जुलाई में भी कहा था। आपको याद होगा कि कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस ने इतनी बड़ी जीत की, उसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटजी उसकी ये भी थी कि उसने नियर अबाउट 4 to 5 months अगो नाम अनाउंस कर दिए थे, जिससे उनको मौका मिल जाता है। लेकिन ये बात तय है कि अब जो लड़ाई दिख रही है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, वो कहीं ना कहीं कांटे की दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने चुनिंदा नाम दिए हैं, हालांकि कुछ आरोप आना ये लाजमी है। बिल्कुल, और ऐसे में जो सर्वे कराया गया उसको देखते हुए भी पहले से ही लग रहा था कि जिताऊ कैंडिडेट्स भी मैदान में होंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष शर्मा बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, लगातार तीसरी बार मौका मिल रहा है खातेगांव से, और ऐसे में पार्टी का भरोसा लगातार आप पर बना रहे। जिताऊ कैंडिडेट्स को उतारने की बात बीजेपी की ओर से भी की जाती रही है। पहले तो आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह से आगे चलेंगे, ये मैं आपसे जानूंगी। देखिए, 2018 की तुलना में 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नई रणनीति लड़ रही है। जो सीटें हम लगातार हार रहे हैं या जहां पर पार्टी की स्थिति पिछले 1-2 चुनाव में ठीक नहीं रही, वहां पर हमने लगभग 1.5 माह से अधिक समय पूर्व अपने प्रत्याशी घोषित किए। विधिवत वहां पर प्रत्याशी का संपर्क प्रारंभ हो चुका है, और इसका के कारण एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हमें कांग्रेस के ऊपर मध्य प्रदेश में हासिल हो चुकी है। कांग्रेस जो कि कह रही थी कि हमारी सूची तैयार है, भाजपा की सूची आई है, हम कर देंगे, लेकिन उनको इतना लंबा समय सूची जारी करने में लग गया। जहां तक बात है कि इनके कई विधायकों के खिलाफ लगातार सर्वे में भी स्थिति खराब थी, लेकिन चूंकि कांग्रेस में टिकट तय करने का अधिकार इस समय 2 नेताओं के पास है, उन्होंने अपने अधिकांश जो कार्यकर्ता थे या चहेते थे उनको टिकट का वितरण कर दिया। मालवा निमाड़ की बात करूं तो अरुण यादव जी का कोई दखल मुझे लिस्ट में दिखाई नहीं देता। जयस जिन्होंने खड़ा किया मध्य प्रदेश में, हीरालाल अलावा जी जो कि इनकी पार्टी के विधायक हैं, जितने झाबुआ अलीराजपुर आदिवासी बाहुल्य सीटों पर टिकट दिए गए, मेरे ख्याल से उनकी राय जरा सी भी तवज्जो नहीं दी गई। तो मैं मानता हूं कि सीट इस लिस्ट के आने के बाद कांग्रेस में जो अंतर्कलह मचेगी वो देखने लायक होगी, क्योंकि बहुत सारे जो नेता हैं जो टिकट की आशीष जी, अंतर्कलह तो आपकी पार्टी में भी मची हुई है। पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण जी के बेटे को टिकट नहीं मिला, वो छोड़ चुके हैं आपको, तो अंतर्कलह तो आप में भी, आपकी खेमे में भी है ना। देखिए, हमारे सब कार्यकर्ता पार्टी की जो भूमिका, पार्टी ने जो भूमिका उसको दी है उसको स्वीकार करके काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से टिकट वितरण वर्तमान में चल रहा है और जो ये सूची पहली कांग्रेस की आई है, आप देखिएगा आने वाले 1-2 दिनों में इस लिस्ट के प्रति आक्रोश उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का देखने के लिए मिलेगा।
ठीक है, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। फिर आपकी अगली लिस्ट कब आएगी, मैं इस पर भी आपसे बातचीत करूंगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो लिस्ट जारी हुई है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। नितिन भंसाली जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। राजीव जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपने 85 उम्मीदवार पहले जारी किए, अब कांग्रेस की तरफ से 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 8 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। बीजेपी कैसे देख रही है इस लिस्ट को, क्योंकि कांग्रेस को भरोसा है सारे जिताऊ कैंडिडेट हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विधायकों का परफॉर्मेंस पुअर था। दूसरी बात, जो कांग्रेस ने 36 घोषणा पत्र जारी किए थे, वो घोषणा पत्र का जो अमली जामा पहनाया जाना चाहिए था वो धरातल पर नहीं हुआ, वो कागजों में हुआ। तो एक तो विधायकों का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कि जो जनाक्रोश है सिटिंग विधायकों का, कांकेर में शौरी जी थे, उनकी टिकटें काटी गई, काफी टिकटें काटी गई। तो अभी तो ये तो केवल 30 वो चुनिंदा लिस्ट है, अभी बाकी के और बाकी है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस उसमें भी सर्जरी करेगी। लेकिन इस लिस्ट निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की राह बहुत आसान हो गई है, क्योंकि जो नए लोगों को भी उतारा गया है, तो जो सिटिंग एमएलए हैं उनका विद्रोह कहीं न कहीं अंदर खाने में नजर आएगा और वो अंदरूनी रूप से प्रत्याशी को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो विधायक हैं वो दूसरे दलों से संपर्क करें। अभी बहुत सारी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, वहां पर भी हो सकता है कि ये कुछ खेले, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि पुराने जिन दिग्गजों को टिकट नहीं दी जाती है वो या तो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं, या कभी कभी होता है कि वो जो शक्तिशाली कैंडिडेट होता है उनका परोक्ष अपरोक्ष निरपेक्ष रूप से उनकी सहायता करते हैं। तो ये दिख गया कि जो आप रनिंग एमएलए को नहीं ले रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक जनाक्रोश कांग्रेस के खिलाफ मैदान जंग में दिख रहा है, चुनावी मैदान में दिख रहा है। जो सड़कें गड्ढी है, जो अपराध की ग्राफ बढ़ता जा रहा है, हालांकि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, ये कुछ कहते हैं कि पैमाना बताते हैं। पर जो आप कह रहे हैं उसी तरह के कुछ वक्तव्य कांग्रेस की तरफ से भी सामने आते रहे हैं। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना, कहा उन्होंने कि हमारी राह आसान कर दी गई है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि सर्वे कराकर ही लिस्ट जारी की जाएगी और वही कैंडिडेट्स आएंगे जो हमें जिता सकते हैं, यानी कि जिताऊ कैंडिडेट्स पर दाव खेला गया है। लेकिन यहाँ पर लिस्ट आने के बाद राजीव जी कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी राह आसान हो गई है। देखिए, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। सबसे पहले आपके डिबेट में मैं प्रदेशवासियों को और देशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। साथ ही नवरात्रि के पावन पर्व पर, नवरात्रि के पहले दिन पर माता रानी के आशीर्वाद से कांग्रेस की जो सूची जारी हुई है, ये सूची पीईसी के बाद पीईसी में डिस्कशन हुआ, सीईसी में डिस्कशन हुआ, एक एक सीट पर चिंतन मंथन हुआ, सर्वे रिपोर्ट को देखा गया, हर चीज का आकलन करने के बाद जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दी गई, जिसमें महिलाओं को, युवाओं को, नए चेहरों को भी अवसर दिया गया, पुराने चेहरों को भी अवसर दिया गया। सारे संतुलनों को मजबूत करने के बाद टिकट की घोषणा हुई है। और निश्चित तौर पर हमने जो इस बार एक मिशन तय किया है, 71 तो अभी हम हैं, हमने एक मिशन तय किया है 75+। इस सूची के बाद हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि हम 75 पार होंगे और पुनः कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमतों से इस प्रदेश में बनाएगी। नहीं, नितिन जी, आप कह रहे हो कि गहरा मंथन किया गया, आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि 50 से 60 नाम हम एक बार में सामने रख देंगे, लेकिन आप नाम लेकर आए 30। उसमें से भी पहले चरण में जगदलपुर में चुनाव होना है, उसका अभी आपने कैंडिडेट सामने नहीं रखा है, क्यों? जगदलपुर का निर्णय शाम तक हो जाएगा और बाकी रहा सवाल 30 सीटों का, तो मैं आपको बता दूं लगभग 90 सीटों पर सारी चिंतन मंथन हो चुके हैं। बहुत जल्द 2-3 दिन में बाकी सूचियां भी आ जाएंगी। और मैंने जैसा कि कहा कि सारे संतुलनों को देखकर, सर्वे रिपोर्ट्स को देखकर जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दी गई है और हम आश्वस्त हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और हम चुनाव जीत रहे हैं। हमारा नारा है इस बार 75 पार। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं पर पूरा विश्वास है कि हम 75 पार में इस बार सरकार बनाएंगे।
बिल्कुल, चले लौटूंगी मैं आपके पास। देखिए, दोनों ही प्रवक्ताओं के वक्तव्य सुने, राजीव जी हमारे साथ बने हुए। देखिए, कैसे देखते हैं आप दोनों ही प्रवक्ताओं? मुझे लगता है बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनके पास एक बार चल लेते हैं। बाबूलाल जी, आप जरा विश्लेषण कर दीजिए कांग्रेस की ये 30 उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई है। 85 उम्मीदवार बीजेपी पहले से घोषित कर चुकी है। देखिए, कांग्रेस चाहती तो अभी 50-60 लोगों के नाम घोषित कर सकती थी, जिसमें किसी भी प्रकार का विवाद जो है वो नहीं है, वो सूची तैयार है। लेकिन जो 30 के अलावा बाकी सीटें क्यों रोकी गई है, 30 सीटें क्यों रोकी गई है, ये समझ के बाहर है। इसमें कौन सा राजनीतिक मंथन चल रहा है, ये समझ के बाहर है। निश्चित रूप से जो है नितिन भंसाली बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे सारी सीटें जो है तैयार हैं, हमारी सूची तैयार हो चुकी है। उसमें मैं पूरा अगर 90 सीट न भी मानो तो 60 लोगों की सूची तो लगभग तैयार है। अब मेरी जानकारी में 71 विधायकों में से 64 विधायकों को फिर से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। और जो बाकी जो है 8-9 सीट में जो है टिकटें कटेगी, जिनमें 3 की टिकट कट भी चुकी है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि 8 विधायकों के टिकट कट गए हैं। जी, अभी जो लिस्ट जारी की गई है 30 उम्मीदवारों की, कांग्रेस ने तो इसी में ही 30 में से ही 8 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। नहीं, जैसे राजमन बेंजाम की टिकट काटने का तो ठीक है उसमें, लेकिन दीपक भाई अपनी सीट पर वापिस आए हैं। और आपके इसको भी माने आप, देवती कर्मा के टिकट को भी उन्हीं के परिवार में टिकट मिली है, इसको मैं उस रूप में नहीं मानता कि टिकट बदल दी गई या कैंडिडेट को निकाल दिया गया। हाँ। शिशुपाल सोरी का जो है, अनूपनाथ का जो है, उनको मान सकते हैं कि उनकी जगह नया चेहरा दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। उस रूप में मैं कह रहा हूँ। ममता चंद्राकर का कह सकते हैं, छन्नी साहू का कह सकते हैं, गुरदयाल बंजारे का कह सकते हैं, इन लोगों को हटाया गया है। ये बात सही है। पांच लोगों का नाम तो मैं मान रहा हूँ, और 2 लोगों का नाम मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि उन्हीं के परिवार को, और दीपक भाई जब अपनी जगह पे वापिस आए हैं और उनकी कृपा पर ही जो है राजमन बेंजाम को टिकट मिली थी, तो इस रूप में मैं इसको कम बता रहा था। और लेकिन जो है अब विधायकों में कहीं भी कोई आशंका कुशंका ज्यादा नहीं है। 1-2 सीट भले ही कट जाए दूसरी, लेकिन जब 64 विधायकों को टोटल में टिकट मिलेगी, ये मेरा अनुमान है। मैं कह रहा हूँ 85%। अनुमान तो आपने लगा लिया, लेकिन देखिए लगातार बीजेपी की ओर से कांग्रेस की लिस्ट पर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा शब्द परिवारवाद भी। जिस तरह से अगर हम बात करें, परिवारवाद और महिला अपराधी, कुछ ऐसे शब्द उपयोग करे गए हैं। परिवारवाद को लेकर एक बड़ा वक्तव्य सामने आ रहा है, क्या कुछ कहिएगा? परिवारवाद तो कहाँ, कर्मा जी की टिकट में परिवारवाद आप कह सकते हैं, बाकी तो मुझे कोई ऐसी चीज नजर आ नहीं रही है जिसमें मैं परिवारवाद की बात कर सकूं। तो कैसे परिवारवाद की बात की जा सके, बताइए आप। तो दूसरी चीज ये है कि आप, कुछ सीटें ऐसी हैं जो फंसी हुई महसूस होती है, जैसे जगदलपुर की टिकट जो है वो द्रेकचंद जैन और मलकीत सिंह गेंदू के बीच में फंसी हुई है। उसका निर्णय किसके पक्ष में जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बेमेतरा की सीट फंसी हुई है। तो इस तरह अहिवारा की पेंडिंग है। वैशाली नगर में किसको टिकट मिलेगी ये तय नहीं है। गुंडरदेही में कुंवर निषाद विधायक हैं, मुझे लगता है अंततः उनको टिकट मिल जाएगी। लेकिन आश्चर्य एक बात है कि जो अरुण वोरा जिनको टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है, उनकी सूची, पहली सूची में नाम नहीं आया। देवेंद्र यादव भिलाई नगर का निर्णय नहीं हुआ। बालोद में संगीता सिन्हा का निर्णय नहीं हुआ। जो हो सकता है कि निर्णय किया जा सकता है, निर्णय हो चुका है, तो इन लोगों का नाम क्यों नहीं आया, क्यों उसको रोका गया है? रायपुर में भी जैसे विकास उपाध्याय का नाम आ सकता था, तो इस तरह जो है क्यों रोका गया है, ये प्रश्न जो है राजनीतिक। कुछ और भी सवाल वो आपसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। कुणाल जी, पहले तो आपको बधाई, दूसरी बार फिर से कांग्रेस ने भरोसा जताया, क्योंकि कई सिटिंग एमएलए जिनका टिकट कटा है, ऐसे में पार्टी ने भरोसा जताया आप पर, वो भावना। और साथ ही वीडी शर्मा ने ट्वीट किया है इस लिस्ट को लेकर कि परिवारवाद, महिला अपराध, भ्रष्टाचार चरम पर दिख रहा है इस लिस्ट में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिनके पहली बात तो ये टिकट मेरे को नहीं दिया, ये काला पीपल की उस जनता को दिया जिसने भरोसा मुझ पर जिताया और 5 साल में जो सेवा करी और जिनके बीच में से वापस निकल के आया, तो ये भरोसा उस जनता के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने दिखाया। मैं शीर्ष नेता का भी धन्यवाद देता हूँ, काला पीपल की जनता का भी धन्यवाद देता हूँ। मैंने एक बेटे के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में काम करा। और बीडी शर्मा जी की जो मानसिकता है वो मुझे समझ में नहीं आती। क्या कहा उन्होंने
एक परिवारवाद। तो पूरे परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है। उनको दिक्कत परिवारवाद से नहीं है, सिर्फ एक परिवार से, गांधी परिवार। कुणाल चौधरी एक परिवार में ना तो कोई पंच से सरपंच के अलावा कुछ भी नहीं रहा। कुणाल अगर उनको परिवारवाद में दिक्कत तो हो सकता है दिक्कत हो। महिला अपराधियों की बात करें तो मध्य प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 पे है, और जिनका शासन भारतीय जनता पार्टी का, उसके अंदर रोज 18 बच्चियों के बलात्कार होते हैं। वहां पे उनको महिला अपराध की वृद्धि दिखती, और प्रत्याशियों के अंदर उनको ये चीजें दिखने का काम करती। वो नौजवानों की बात करते हैं। देश का सबसे बड़ा बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश बन चुका है, उसके ऊपर बात करते हैं। वो क्राइम की बात करते हैं। क्राइम कैपिटल इंदौर और भोपाल बन चुका है। ये हमारे नहीं, एनसीआरबी के देश की सरकार के आंकड़े, इन्हें उठा के देखते हैं कि बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश है। यहाँ पे किसान की आत्महत्या का नंबर 1 प्रदेश है। मध्य प्रदेश की हालात क्या है, ये अपने मुंह से जैसे कहते हैं दिल की बात जुबा पे आ जाता है। क्या कि जो दिल में वो छुपा रहता है उस बात को जुबा पे निकालो, और कहीं ना कहीं दूसरों के माथे पे ढोलने की कोशिश। 18 साल से सत्ता और सरकार में रह के जिस तरह की हालत मध्य प्रदेश की करी है, उसके बाद ट्वीट करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि कभी भी जो घृणा और नफरत का वातावरण भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान खोलने में लगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी नफरत नहीं करता हूँ। हम जब चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी कांग्रेस छोड़ के सब परिवार के लोगों को साथ में लेके चुनाव लड़ते हैं। और जो अहंकार का भाव होता है, जो भारतीय जनता पार्टी में अहंकार का भाव, ये अहंकार का भाव भी नहीं होता, क्योंकि चुनाव की तरह होगा। ठीक है कुणाल जी। आशीष जी है हमारे साथ, आशीष जी हैं, वो भी आप ही की तरह उम्मीदवार भी हैं। आशीष जी वो कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में आपका अहंकार टूट जाएगा। ठीक है, आशीष जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन सत्यप्रकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बुधनी से शिवराज सिंह के अगेंस्ट दिया गया है, जो टीवी एक्टर हैं, हनुमान जी का किरदार वो रामायण 2 में निभा चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा जी के अगेंस्ट अवधेश जी को टिकट दिया गया है। वहीं इंदौर वन से कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला को टिकट दिया गया है। ये कुछ जो हॉट सीटें हैं, उन पर आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस ने कहीं वॉकओवर तो नहीं दे दिया है बीजेपी को, या वाकई टक्कर वाले उम्मीदवार उतारे हैं? देखिए, जैसा कि आपने ये नाम बताए हैं, मैं 2 नामों के बारे में तो डिस्कस कर सकता हूं, इंदौर वन और दतिया। देखिए, इंदौर वन में संजय शुक्ला अभी से नहीं, जो उनका रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कोविड काल में उनका जो काम रहा वो वाकई जनता में एक बड़ी छवि छोड़ने का काम रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनकी उस छवि को, या आज भी उनने पब्लिक में काफी काम किए हैं, उस छवि को देखते हुए, जनता में उनकी पकड़ को देखते हुए, कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के विजयवर्गीय के सामने उनको उतारा है। और जो रिपोर्ट्स आते हैं वो यूं नहीं है कि एक तरफा चुनाव वहां पर नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक बड़ी टक्कर है। दूसरा नाम आपने कहा कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा वाकई कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती तो वो वन ऑफ दी कंटेंडर्स फॉर सीएम पोस्ट। तो ये मान के चलना कि उनके अगेंस्ट अवधेश नायक, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और इवन वो आरएसएस से भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उससे जुड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए, और वो वहां है कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है। प्रत्याशी कोई हो, गिरिश देवांगन आए और कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, बस्तर में कांग्रेस में भी एक सीट को रोक के रखा है, क्या लगता है क्या डर है? बस्तर में एक सीट को रोक के रखा है, क्या लगता है आपको, क्या डर है कांग्रेस रोक के रखती है, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार चर्चा जारी है, सभी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कोमल गंगवार। तो देखिए, कांग्रेस ने अपनी पहली सूची मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए जारी कर दी है, जिसका हर किसी को इंतजार था, और कांग्रेस ने पहले से ये साफ कर दिया था कि नवरात्रि में कांग्रेस अपनी पहली सूची लेकर आएगी। कई सिटिंग विधायकों के टिकट भी कटे हैं। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से चुनौतीपूर्ण रहने वाला है ये, किस तरह से कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिलेगी। कोमल, बिल्कुल 144 प्रत्याशियों के नाम मध्य प्रदेश में सामने आए और 30 प्रत्याशी छत्तीसगढ़ में। ऐसे में अगर हम छत्तीसगढ़ को लेकर वैसे बात करें तो पहले ही कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया था कि फेरबदल होगा। कई विधायकों के जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट कटेंगे, और वो फेरबदल देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट में 8 विधायक करीब बताए जा रहे हैं जिनका टिकट कटा है, और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने भी साफ किया था कि सामान्य स्थिति है और
और फेरबदल होना कोई गलत बात नहीं है। वहीं इसके इतर अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें तो सर्वे के आधार पर कहा था कि नाम का ऐलान होगा, पितृपक्ष खत्म होने का इंतजार किया जा रहा था और नवरात्र के पहले दिन ये सूची आ चुकी है। बिल्कुल, तो सूची जारी हो चुकी है और अब पूरी तैयारी में दोनों ही पार्टी नजर आएगी, क्योंकि देखिए टाइम टेबल यानी कि जो तारीखें थी चुनाव की वो उनका ऐलान पहले ही हो चुका था और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कब कांग्रेस की पहली सूची आएगी। कांग्रेस की पहली सूची कई संकेत देने की कोशिश भी सूची के माध्यम से की गई है। हमने देखा जब बीजेपी की पहली सूची कोमल आई थी तो उसमें कई नए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई गई थी, कई नए उम्मीदवारों के नाम सामने आए थे। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ की सूची देखेंगी तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहले टीएस सिंहदेव का नाम है, अमरजीत भगत का नाम है, उमेश पटेल का नाम है, जयसिंह अग्रवाल, ये तमाम वो लोग हैं जो मंत्री भी हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस क्या संकेत देने की कोशिश कर रही है ये भी देखने वाली बात है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। साथ ही अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी ऐलान हो चुका है पहली सूची का कांग्रेस का। और हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए जिनसे हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ हितेश बाजपेयी जी हैं जो कि बीजेपी से हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, प्रवक्ता बीजेपी राजीव जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, नितिन भंसाली जी हैं, बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो कांग्रेस की सूची आई है वो क्या संकेत देने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले मैं रुख करूंगी नितिन भंसाली जी आपका। कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार हर किसी को था, आप लोगों ने पहले ही साफ कर दिया था कि नवरात्रि के पहले दिन ही सूची जारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये कहीं मास्टर स्ट्रोक प्लान तो नहीं था कि आप लोग भी सनातन की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाना चाहते थे कि हम भी सनातनी हैं? सनातन को हम समझते हैं पर हम ढोल नहीं पीटते भाजपा के जैसे। ये बात बिल्कुल तय है कि ये सूची हम चाहते तो पितरपक्ष में भी जारी कर सकते थे, क्योंकि पीईसी और सीईसी में इसके एक एक सीट पर मैंने जैसा कि बताया चिंतन मनन हो चुका था, सर्वे रिपोर्ट देखी गई थी, जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट दी गई है। और निश्चित तौर पर मैंने डिबेट के शुरू में ही कहा कि हमारा जो नारा है इस बार का, हमारा जो मिशन है अब की बार 75 पार, 71 हम अभी हैं, 75 पार पे काम कर रहे हैं। अब आप देखिए कितनी संतुलित सूची है, इसमें सारे वर्गों को, महिलाओं को, युवाओं को, नए चेहरों को, हर वर्ग के लोगों को महत्व दिया गया है। और अब एक दूसरी सूची भी आना बाकी है। 30 नामों की घोषणा हो चुकी है और जल्द ही जो 60 टिकटें बची हैं ये भी मुझे लगता है नवरात्रि में ही 2-3 दिन में जारी हो जाएंगी। और हम बिल्कुल तैयार हैं, हम जो हमने एक नारा दिया है हम बिल्कुल तैयार हैं और निश्चित तौर पर एक प्रचंड बहुमतों से फिर हम कांग्रेस की सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं। बिल्कुल, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। राजीव जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए कांग्रेस की तरफ से फुल कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, अब की बार 75 पार। फिर कांग्रेस की तरफ से जब ये कह दिया गया तो बीजेपी के हाथ क्या किस तरह से लेते हैं? देखिए एक कहावत है कि सपनों में कोई टैक्स नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हसीनों से भी अपने सपने अपने सपने। वो सपना है कांग्रेस पार्टी का, जो सपना ही रह जाएगा, कभी पूर्ण नहीं होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके सशक्त लोकप्रिय टीवी चैनल के माध्यम से, जो पूज्य से छन्नी साहू जी महिलाओं की बात करती है, अभी प्रियंका जी रायपुर आई थी, उन्होंने कहा था कि महिलाओं को बहुत हम तवज्जो देंगे महिला आरक्षण का। उन्होंने सिटिंग एमएलए खुजी से जो छन्नी साहू जी थी उनका टिकट काट दिया। दूसरी बात उनके ऊपर 2 बार हमला हुआ, माने सिटिंग एमएलए के ऊपर एक आपराधिक व्यक्ति ने उनको जनसभा में जाकर उनके ऊपर हमला किया, उसे रोका नहीं, वो लहूलुहान हो गई। तो ये कांग्रेस की अपराध गढ़ की कथा व्यथा वो कह रही है कि किस प्रकार से महिलाओं के ऊपर छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अब वो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहते हैं तो वो 2 साल से प्रकाशित नहीं हुई। और दूसरी बात, यहाँ पुलिस कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती। शासन का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी अपराध हो तो उन्हें शून्य जाबू जाकर वापस दे दो, एप्लीकेशन लिए जाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो जिस महिला ने धरना दिया उस महिला को उनकी एफआईआर लिखी गई, न कोई कार्रवाई की गई, हमलावर को 2 दिन बाद छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से जो महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहा है और कोई महिला यदि खड़ी हो जाए अगर न्याय मांगे तो उसका टिकट काट दिया जाता है। दूसरी बात,
जो जिस प्रकार से विधायक बंधुओं का टिकट काटा गया, मंत्रियों का टिकट क्यों नहीं काटा? मंत्रियों के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, बहुत जनाक्रोश है, लेकिन वो प्रभावशाली है। नहीं, आपकी बारी आए, बोलिएगा नितिन जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। राजीव जी, पहले ही कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि पहले स्थिति का जायजा लिया जाएगा, समझा जाएगा कि कौन कैंडिडेट कहां से मजबूत है। कांग्रेस का एक ही नारा है कि जिताऊ प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे। इस आधार पर टिकट का वितरण हुआ। और जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ इतना अपराध हो रहा है, तो ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात ये हो जाती है कि आपके पास जीत का मंत्र मिल रहा है ना, कि जनता कांग्रेस से नाराज चल रही होगी। तो ठीक है, मैं हितेश जी का रुख कर लेती हूँ। हितेश जी, लिस्ट आ चुकी है कांग्रेस की, आप किस तरीके से इस लिस्ट को देखते हैं? मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगी। देखिए, हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कांग्रेस में परिवारवाद चलेगा, कांग्रेस में अपराधियों से कांग्रेस किनारा नहीं कर पाएगी, कांग्रेस में भ्रष्ट लोगों पर जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनको वो लाएंगे ही आगे। तो ये पूरा दिखा है कि इस पूरी कवायद में सबसे ज्यादा इनके यहाँ पैसा चला है। बहुत जिनके पास खूब पैसा है, अब वो पैसा लेकर दिए नहीं दिए ये लोग जानते हैं, क्योंकि मैं अभी बोलूंगा, रेट भी बता दूंगा ना, तो अभी मेरे को नोटिस आ जाएगा। और मेरी इच्छा नहीं है कि अभी फिलहाल मैं किसी लिटिगेशन में जाऊं, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत मोटा माल के चक्कर में सारा टिकट ये हुआ है। अब परिवार जैसे देखेंगे आप, तो दिग्विजय सिंह के बेटे को भी मिल गया। तो देखिए, गिरीश देवांगन से रुपेश चर्चा कर रहे थे, और गिरीश देवांगन के नाम की चर्चा इसलिए है क्योंकि वो राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाए गए हैं। डॉक्टर रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनके खिलाफ गिरीश देवांगन की क्या कुछ तैयारी है, ये भी जानना कोमल बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ऐसे में खास बात ये हो जाती है कि रसिका, क्योंकि तैयारी की बात जब की जाए तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अपनी तैयारी का 100% बोल रहे थे। अब ऐसे में देखना ये जरूरी होगा कि किस तरह से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। मेहमानों का रुख फिर से करेंगे। हितेश जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि लिस्ट को लेकर जब हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस का ये कहना कि जमीनी स्तर पर सर्वे कराया गया, उसके बाद नामों का ऐलान किया गया, लेकिन इसके ऊपर बीजेपी का ये कहना कि जो सिटिंग एमएलए जिनका टिकट काटा गया है या फिर अब जो तैयारी है उसको लेकर बीजेपी का ये कहना कि उन्हें एक मौका मिल रहा है। देखिए, मैं आपसे यही कह रहा था कि पहली चीज तो जैसे परिवारवाद के तहत है। अब दिग्विजय सिंह के बेटे को भी टिकट है, दिग्विजय सिंह के भतीजे को भी है, दिग्विजय सिंह जी के भाई को भी है, वो खुद राज्यसभा में है, और कोई बच्चा उनके घर में तो उसको भी राजनीति में पहुंचा देंगे। कमलनाथ जी के बेटे सांसद नहीं, वो कुछ छिंदवाड़ा से लड़ रहे, तो पिता पुत्र दोनों आ गए हैं, बहू बची है बस। तो कुल मिला के पूरे उसमें आप यदि उठाकर देखेंगे तो भाई भतीजावाद, परिवारवाद, धनाढ्य लोग, अपराधी, अब जैसे उमंग सिंह आ रहे हैं, सारे केस उन पर चल रहे हैं। फिर उसके बाद आपके आरिफ मसूद है, हत्या के आरोप से लेकर 34 केस हैं उनके ऊपर, संगीन अपराध होंगे। तो ये देखने में आ रहा है कि इन्होंने कहीं पर भी राजनीतिक शुचिता का परिचय नहीं दिया है। फिर जो अभी सूची हम देख रहे थे कि हमारे यहाँ से भी कुछ लोग गए, जैसे दीपक जोशी, भवर सिंह शेखावत, रामकिशोर शुक्ला जी, इन सब के नाम उन्होंने अभी तक तो हमको दिखाई नहीं दिए कहीं पर कि आ रहे हों। और इनके फिर अगेन जो है करीब 50 टिकट जो अनुसूचित जनजाति के और जाति के हैं वो स्टैंडर्ड टिकट्स हैं। तो देखने में आ रहा है कि कोई ऐसा नयापन नहीं है। कोई हारे हुए लोगों को या हार की कगार पर जो बैठे उन लोगों को दिया गया है, फैमिली टिकट पर्याप्त मात्रा में है। पैसे को लेकर जो जिस प्रकार से टिकट दिए जाते हैं तो इसमें धन इकट्ठा करने का भी एक बहुत बड़ा स्कोप है जो दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर मतलब हम तो बहुत हतोत्साहित हैं इस सूची को देखकर, इसमें हमें कोई बहुत दम नजर नहीं आती। हितेश जी, एक मेरा सवाल और रहेगा, इसका जवाब आपसे चाहूंगी, क्योंकि देखिए बीजेपी की ओर से जब लिस्ट जारी की गई तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस इंतजार कर रही है कि वो जो प्रत्याशी उतारे गए उनके अगेंस्ट ऐसे प्रत्याशी उतारे जाएं कि एक रणनीति तैयार की जाए कि जीत हमारी ही हो। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वही मैंने कहा, हमको ये उम्मीद थी कि चलो इस बार दोनों बुजुर्ग नेता भले ही अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, नकुल बबुल के लिए कर रहे हैं, लेकिन कोशिश तो करेंगे, क्योंकि हम 5वीं बार चुनाव में जाएंगे जीतने के लिए। तो हमारे को भी वाकई में लगा था, इसीलिए हमने 136 नाम सामने रख दिए थे कि चलो भैया आप बताओ, तो आप सोच लो, समझ लो, 1 सर्वे, 2 सर्वे, 4 सर्वे। लेकिन देखा यह गया कि कांग्रेस में कितने ही सर्वे कर लो, अंत में टिकट घर में ही बंटना है।
अंत में टिकट उसी को मिलता है। जी, लेकिन कांग्रेस तो पहले जब आप लोगों की पहली सूची आई थी तो कांग्रेस ने इसी तरह का बयान दिया था कि बहुत ठंडी है, हमें डर नहीं लग रहा है और हम जो प्रत्याशी उतारेंगे, हम तगड़े प्रत्याशी उतारेंगे और हम जीत पता करके आएंगे। तो चलिए बाबूलाल जी का मैं रुख कर लेती हूँ। बाबूलाल जी, आपने बीजेपी की पहली सूची भी देखी, कांग्रेस की भी पहली सूची देखी। कांग्रेस की सूची आती है, ऊपर सबसे पहले बड़े मंत्रियों के नाम देखने को मिलते हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, ये जो सूची निकली, आप बड़े ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पहले चरण में जहां मतदान होने हैं वहां के लोगों को टिकट दी गई है और 13 मंत्रियों को टिकट दी गई है। 13 मंत्री जिनको टिकट देना ही देना था, इसलिए उनकी पहली सूची में नाम जोड़ दिया गया और बाकी जितने भी नाम है वो सारे प्रथम चरण के मतदान के दिन के लिए जो सीटें हैं उनका दिया गया। सिर्फ जगदलपुर सीट को बचाया गया है। जगदलपुर सीट में पेच फंसा हुआ है, इसलिए उसका निर्णय आजकल में कर दिया जाएगा। जहां तक सवाल दूसरी सूची का है, उसके लिए उनको समय मिलेगा। जो इन्होंने अभी जो सूची दी है 30 की, इसके बाद जो है दूसरी सूची जारी करने के लिए 4-5 दिन का समय इनको मिलेगा, क्योंकि वो 17 नवंबर के दूसरे चरण के चुनाव की लिस्ट बनेगी। तो उसलिए जो है मुझे लगता है ये सरलता के लिए जो है प्रथम चरण में किसी प्रकार की कमी न रह जाए, समय का अभाव न हो जाए, इसलिए जो है पहले चरण की सूची को उन्होंने निर्णायक रूप से दे दिया है और 13 मंत्रियों का नाम दे दिया, ताकि ये जाहिर हो सके कि पहली सूची में ही मंत्रियों के नाम आए। ये मुझे जो समझ में आता है। और बाकी जो है स्पष्ट रूप से साफ साफ दिख रहा है कि 14 एसटी सीट इन्होंने कवर की है, बस्तर सीट की, और राजनांदगांव नक्सल क्षेत्र का जो है 14 एसटी सीट क्लियर की है, 3 एससी सीट क्लियर की है और 13 सामान्य सीट क्लियर। 13 सामान्य में जो है वो 10 जो है वो आपके सामान्य मंत्री लोगों का है, बाकी 3 जो है कास्ट के जो मंत्री है उनका आया है। तो स्पष्ट रूप से साफ साफ है कि पहले चरण के टिकट के लिए और मंत्रियों के पहली सूची में नाम आए, इस आधार पर यह सूची जारी हुई, जो मुझे लगता है। चलिए आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ देखिए अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए लिस्ट को लेकर जब हम बात करते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस की ओर से लगातार आरोप प्रत्यारोप तो शुरू से ही चले हैं। बिल्कुल, और वो चलता भी रहेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर हम कांग्रेस की लिस्ट को लेकर बात करें तो कहा जा रहा कि ठंडी लिस्ट है। ऐसे में जीत को लेकर रणनीति किस तरह से आप देख रहे हैं दोनों ही पार्टी की? सत्यप्रकाश जी, इसमें मैं अपना भी एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी। जैसे कि कोमल बोल रही हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही लिस्ट को ठंडी लिस्ट बता रही है, तो देखिए इस बार जो छोटे दल हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर आप समझाइए कि किस तरह की रणनीति हो सकती है, क्या कुछ आगे स्थिति बन सकती है? देखिए, ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन का जो अभी तक सिनेरियो दिख रहा है कि फाइट मुख्य दल कांग्रेस और भाजपा के बीच में भी, क्योंकि मध्य प्रदेश के पॉलिटिक्स का जब से स्टेट बना है मॉडल भी बाइपोलर है। तो अगर इस बार कहीं कांग्रेस चूकती है तो जरूर मध्य प्रदेश का जो मॉडल है वो ब्रीच हो सकता है। जैसा कि दोनों पार्टीज के नेता ने कहा कि ठंडी लिस्ट है, ये तो नहीं कहा जा सकता। वन बाई वन एक एक सीट पर गहन अध्ययन के बाद, लेकिन कांग्रेस ने एक आज जो लिस्ट जारी की उसमें कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो नरसिंहपुर की सीट देखें, वहां कांग्रेस ने एक प्रयास किया है कि जाति यानी कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी, पटेल कम्युनिटी, लोधी कम्युनिटी के वोट को स्प्लिट किया जाए। वहां पटेल वर्सेस पटेल किया है। ठीक उसी प्रकार से नरोत्तम मिश्रा हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि मैंने आप पिछली बार भी कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो एक नाम सीएम के रूप में हो सकते हैं। ऐसे में उनके अगेंस्ट पार्टी से ही आए अवधेश नायक को टिकट दे दिया, यानी कि दो ब्राह्मणों के बीच में लड़ाई। ये चीज कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट को स्प्लिट करने का एक बड़ा स्ट्रेटजी खेला। लेकिन एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए जिन्होंने रिसेंटली कांग्रेस ज्वाइन किया है, वीरेंद्र रघुवंशी, जिनको कहीं ना कहीं शिवपुरी या कोलारस में दो में से किसी एक सीट पर कांग्रेस के उतारने का प्लान चल रहा था, वहां कांग्रेस ने नहीं उतारा है। देखिए, उनको टिकट अभी तक नहीं मिला। अब शायद सीट कोई एक आधी कोई दिखती है जहां से उनको उतारा जा सकता है। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, एक और आश्चर्यजनक, 6 बार से लगातार जीत रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता केपी सिंह को पिछोड़ से न लड़ाते हुए आप देखते हैं कि उनको शिवपुरी से लड़ा दिया। देखिए, कहीं ना कहीं जो सीट पर अभी तक नाम अनाउंस नहीं हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके लिए भी फ्यूचर प्लान बना के कांग्रेस ने देखा। देखिए, एक चीज आपको बताऊं, बालाघाट की सीट, बालाघाट से अभी
डॉक्टर बिशेन का नाम जो मंत्री हैं उनका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये माना जा रहा है या ये सोर्सेस कहते हैं कि उनकी बेटी मौसमी को वहां से उतारा जा सकता है, इसलिए कंकन मुंजारे की पत्नी जो रिसेंटली मई में ही जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था उनको वहां से टिकट दे दिया है, यानी कि दो महिलाओं के बीच में चुनाव हो सकता है। तो कुल मिला के ये तो कहीं नहीं कहा जा सकता कि दोनों दृष्टि ठंडी है, चाहे कांग्रेस आरोप लगा रही हो या भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने भी जो भी टिकट लिए मनन चिंतन और सर्वे तीनों ही आधार हो सकते हैं। अच्छा सत्य प्रकाश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा, क्योंकि शुरू से ही रहा कि हर वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इस लिस्ट को लेकर, कांग्रेस की लिस्ट को लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आधी आबादी को साधने की कोशिश लगातार जो की जा रही थी उस ओर कदम उठाए, युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की जो कोशिश की जा रही थी वो भी सफल कदम एक उठा हुआ दिख रहा है, क्योंकि कई युवा प्रत्याशी भी नजर आ रहे हैं। आपका बहुत अच्छा सवाल। देखिए, कमलनाथ अपनी हर स्पीच में कहीं ना कहीं यूथ को फोकस करते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए फोकस करते हैं। तो इस लिस्ट में कई युवा चेहरे भी हैं, इसलिए ये चीज कांग्रेस की दिखती है। क्योंकि दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस कुछ समय से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में कास्ट सेंसस का इश्यू उठा रही है। उसके पीछे क्या फोकस है? कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग है, और मध्य प्रदेश में आपको पता है मोर देन 55 अराउंड 55% यहाँ ओबीसी है। इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ओबीसी को बैलेंस करने का पूरा प्रयास किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की 134-6 जो कैंडिडेट की लिस्ट अभी तक आई है उसमें 17 वुमेन और यहां उन्होंने 19 दो अधिक, यानी परसेंटेज देखा जाए तो कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी से आगे दिखता है। यानी कि पिछली जो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आई है उसको पूरी एनालाइज करते हुए, वहां के लोकल सिचुएशन को देखते हुए, वहां की कंडीशन बिल्कुल। और साहब, कांग्रेस ने पहले से ही कह दिया था कि सर्वे के आधार पर ही टिकट वितरण किया जाएगा। सत्यप्रकाश जी, लौटूंगी आपके पास। नितिन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कल सीएम भूपेश बघेल ने लिस्ट आने से पहले जब वो राजनांदगांव के दौरे पर गए, उन्होंने एक ट्वीट किया और साथ ही फेसबुक पर भी उनका एक स्टेटस देखने को मिला कि राजनांदगांव में भी इस बार कांग्रेस ही जीत दर्ज करेगी, अडानी नहीं। सर देखिए, इसका मतलब क्या? कहीं रमन सिंह का गढ़ है राजनांदगांव, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, या फिर कोई लूप होल मिल गया है कि कांग्रेस पूरी कॉन्फिडेंट है कि इस बार राजनांदगांव में हम ही फतेह हासिल करेंगे? देखिए, रमन सिंह जो है वो बाहरी प्रत्याशी है राजनांदगांव में। मैं आपको बता दूं, रमन सिंह मूलतः रहने वाले कवर्धा के, उन्होंने राजनीतिक जीवन कवर्धा से शुरू किया, उनका घर कवर्धा में और विधायक बनकर बैठे हैं राजनांदगांव से। तो देखिए, ये लड़ाई जो होगी ये 15 वर्षों के करप्शन, अब तो 20 बोलेंगे, 20 साल के हो गए रमन सिंह यहाँ पर, 20 वर्षों से हो गए यहाँ पर विधायक। तो ये लड़ाई जो होगी एक जमीनी कार्यकर्ता की लड़ाई होगी। गिरीश देवांगन जो एक डाउन टू अर्थ लीडर को वहां पर जो मौका दिया गया डॉक्टर रमन सिंह के सामने, एक ऊर्जावान चेहरा है। देखिएगा, निश्चित तौर पर चौंकाने वाले परिणाम होंगे। आप पिछले ही चुनाव में देख लीजिए, डॉक्टर रमन सिंह जी लगभग आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं डिबेट में था और जब सामने आंकड़े आ रहे थे तब रमन सिंह जी एक समय तो ऐसा आ गया था कि हार रहे थे। वो तो कुछ 2-4 बूथों में उनको बढ़त मिल गई, तो वो पिछले उसके पहले जो चुनाव वो जीते थे उससे बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव जीते हैं। और अब जनता जो है देख चुकी है, क्योंकि राजनांदगांव का विकास जो है वो कहीं न कहीं डॉक्टर रमन सिंह की वजह से रुका। मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो ब्रिज तक कंप्लीट नहीं कर पाए थे। मैं तो जाते रहता हूँ उस रूट से, आज भी उसी रूट पे जाने वाला हूँ, तो मुझे पता है कि डॉक्टर रमन सिंह के रहते वहां पर क्या हुआ है। तो कांग्रेस ने जो एक फ्रेश चेहरा वहां पर दिया, एक ऊर्जावान कैंडिडेट गिरीश देवांगन, मैं दावा करता हूँ एक जबरदस्त मार्जिन से गिरीश देवांगन जी की वहां पर जीत होगी। चलिए लौटते हैं आपके पास। राजीव जी, सवाल आपसे इसी से जुड़ा रहेगा, क्योंकि देखिए डॉक्टर रमन सिंह के अपोज कर रहे हैं गिरीश देवांगन जी। ऐसे में कांग्रेस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि जीत कांग्रेस की होगी, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो जनता के दिल तक पहुंचे हुए हैं, तो आशीर्वाद सिर्फ उन्हें ही मिलेगा। क्या ऐसा संभव हो पाएगा या फिर कुछ आशीर्वाद मिल पाएगा आपको भी? देखिए, गिरीश देवांगन जी मूलतः खरोरा गांव के रहने वाले हैं, जो दूर है, काफी दूर है राजनांदगांव से। मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, और वो तैयारी कर रहे थे भाटापारा और बलौदा बाजार से। पता नहीं ऐसी क्या बात हुई कि उन्हें राजनांदगांव शिफ्ट दिया गया। और डॉक्टर रमन सिंह जी राजनांदगांव से सांसद रह चुके हैं, राजनांदगांव से लगातार 3 बार विधायक हैं,
लगा। तो इस प्रकार से बोलना कि वो बाहर के हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी ने एक नहीं घर है ना, नहीं देखिए मैं आपको एक उनको बोलने दीजिए, आपको मौका दिया जाएगा बोलने का। आपके पास आएंगे आपको बोलने दीजिए ना नितिन जी, जब आप बोल रहे थे तो वो आपको बीच में नहीं टोक रहे थे, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप अपना पक्ष रखिए। राजीव जी बोलिए। तो कांग्रेस के पास जी कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का बड़ा टोटा है, एक तरफ से उनको जूझना पड़ रहा है, तो जो निरीह लोग हैं, जो विधायक थे, उनकी टिकट काट दी गई। अच्छा, मंत्री की ये तो हो गई गिरीश देवांगन जी, जो खरोरा से राजनांदगांव से जिनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, वो बलौदा बाजार के क्षेत्र। अब आप अगले नहीं, आप कहाँ बोलिएगा ना, इनका अवसर तो मैं थोड़ा सुनता रहूंगा। देखिए, जो मंत्री है प्रेम साय सिंह जी, वो सरगुजा क्षेत्र की लगभग सीटें डिक्लेयर की गई, लेकिन प्रेम साय सिंह टेकाम जी का क्या गुना था, मंत्री पद से भी हटा दिए, मंत्री पद से विधानसभा उनका सर्वे है ना, सर छोड़िए ना, आप अच्छी बात है, आप इसको अच्छे में लीजिए। आप ये सोचिए कि आप लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड में जा रहे हैं, आप वो सब छोड़िए, जो सवाल है आप उसका जवाब दीजिए जी। तो चले अब हम सीधे रुख करेंगे रायपुर का, क्योंकि कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कुछ पहलू प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आते हैं